दोस्तों, इजरायल की नापाक हरकतों को रोकने के लिए इराक के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों से नाटो जैसी मिलिट्री अलायंस बनाने की मांग रखी है। जानेंगे आखिर क्या है उनका वो बयान जिसने इजरायल की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा आपको बताएंगे कतर में अरब इस्लामी देशों की इमरजेंसी मीटिंग के बीच सोशल मीडिया पर अरब जनता कैसी मांग उठा रही है, यानी इजरायल के खिलाफ आखिर लोग कौन सी कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि अब अरब की जनता सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि असली कदम देखना चाहती है। और दोस्तों, इन सब के बीच इजरायल के राष्ट्रपति ने भी पहली बार यहूदियों के खिलाफ नफरत को लेकर ऐसा बयान दिया है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। इनके अलावा पोलैंड के बाद एक और नाटो देश में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से यूरोप में दहशत फैल गई है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दोस्तों, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक इस्लामी मिलिट्री अलायंस यानी मुस्लिम देशों की संयुक्त फौजी ताकत बनाई जाए। उनका कहना है कि गाजा और अब कतर पर हुए हालिया इजरायली हमले इस बात की मांग करते हैं कि मुस्लिम मुल्क मिलकर जवाब दें। सुदानी ने बताया कि मंगलवार को दोहा पर हुआ इजरायली एयर स्ट्राइक, जिसमें हमास के 5 सदस्य और कतर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए, ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाला हमला था। उन्होंने कहा, यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ऐसी कोई वजह नहीं कि मुस्लिम देश मिलकर अपनी संयुक्त सुरक्षा फौज ना बना सके। हमें एक साझा राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी खड़ी करनी होगी। सुदानी की यह बात उस समय आई जब रविवार को कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए। ये बैठक सोमवार को होने वाली आपात शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए रखी गई थी, जिसमें इजरायल के कतर पर हमले पर चर्चा होगी। इस बैठक में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग एक दशक पहले मिस्र ने जिस संयुक्त अरब फौज यानी ज्वाइंट अरब मिलिट्री फोर्स का आइडिया दिया था, अब उसे एक्टिव किया जा सकता है। इराक के प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस्लामी दुनिया के पास बहुत से ताकतवर हथियार और दबाव के तरीके हैं जिनसे इजरायल को रोका जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायल की आक्रामकता सिर्फ कतर तक नहीं रुकेगी। साथ ही उन्होंने गाजा में पिछले 2 साल से जारी सिस्टमैटिक कत्लेआम की तरफ इशारा किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल का अरब देशों पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते इसका आखिरी निशाना बना कतर की राजधानी दोहा, जहां इजरायल ने हमास के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया। इस बीच कतर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कतर सोमवार को यानी आज अरब इस्लामी इमरजेंसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक मौजूदा हालात और हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए बुलाई गई है। अल जजीरा के मुताबिक इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर सबकी नजरें इस खास और असाधारण सम्मेलन की ओर टिक गई है। अरब के लोग ये पूछ रहे हैं कि अब इस सम्मेलन में क्या बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए। इजरायली अहंकार को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है, वरना वो और अरब देशों पर हमला कर देंगे। कई यूजर्स का कहना है कि अरब जनता अब सिर्फ बयानबाजी या निंदा वाले बयानों से तंग आ चुकी है। लोग चाहते हैं कि इस बार पक्के और मजबूत कदम उठाए जाएं, जैसे राफा बॉर्डर दोबारा खोला जाए, इजरायल से सभी राजदूत वापस बुलाए जाएं, व्यापारिक रिश्ते बंद कर दिया जाएं और अरब देशों का हवाई क्षेत्र इजरायली सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की उड़ानों के लिए बंद कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि अगर इस सम्मेलन से सिर्फ निंदा और विरोध जैसे शब्द ही निकले तो ये इजरायल के लिए हरा झंडा होगा कि वो अपनी मनमानी और अपराध और बढ़ा सके। कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर अरब और मुस्लिम मुल्क मिलकर इजरायल के अपराधों और हमलों के खिलाफ एक साफ और मजबूत स्टैंड लेते हैं तो ये दुनिया भर के सामने इजरायल और उसके समर्थकों के लिए एक बड़ी और सख्त मैसेज होगी। खासकर अब जब इजरायल ने कतर जैसे मुल्क पर गद्दाराना हमला किया है, सब लोग मान रहे हैं कि अब कोई भी मुल्क इस खतरे से बचा हुआ नहीं है। ब्लॉगर्स का मानना है कि ये इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस अरब और मुस्लिम उम्मत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि अब साफ दिख जाएगा कि कौन से देश सच में ज़ायोनिस्ट एजेंडे के साथ खड़े हैं और कौन से मुल्क फिलिस्तीन के हक और इंसाफ के लिए मजबूती से डटे हुए हैं। कुछ जानकारों और पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि कतर ने इजरायली आतंक और
उसकी गुंडागर्दी का सबसे पहले डटकर सामना किया है। हमला झेलने के बाद कतर ने न सिर्फ आवाज बुलंद की बल्कि पूरी दुनिया में अपने लिए और फिलिस्तीन के हक में सपोर्ट भी जुटाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है कि इस इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम लीडर्स वैसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लें जैसे 1948 से आज तक कभी नहीं हुए। और सबसे बड़ा फैसला होना चाहिए इजराइल के साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ देना जब तक कि 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीन का एक आज़ाद मुल्क ना बन जाए जिसकी राजधानी अल कुदस यानी यरूशलेम हो। दोस्तों, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल का पूरी तरह से बायकॉट करने का, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, डिप्लोमेटिक लेवल हो, मिलिट्री हो या फिर सिक्योरिटी का। यहां तक कि उन कंपनियों पर भी बैन लगाया जाए जो इजराइल के साथ बिजनेस करती है या फिर जिनमें इजराइल के पैसे लगे हैं। साथ ही मांग उठी कि अरब मुल्कों और इस्लामिक देशों का पूरा आसमान इजराइल के जहाज़ों के लिए बंद कर दिया जाए, चाहे सिविलियन एयरक्राफ्ट हो या मिलिट्री। और साथ ही उन देशों से भी बात की जाए जो दोस्त हैं ताकि वो भी ऐसी ही कड़े कदम उठाएं। मिसाल के तौर पर क्यूबा, वेनेजुएला और कोलंबिया पहले ही ऐसा कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि कतर ने अपना कौमी और इंसानी फर्ज निभाया है, लेकिन बहुत से मुल्क चुप बैठे रहे। अब हालात ऐसे हैं कि हर किसी को आगे बढ़कर साफ और मजबूत स्टैंड लेना ही होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा है कि इस वक्त इजराइल सिर्फ जमीनी या हवाई मोर्चे पर नहीं बल्कि बाहरी राजनीतिक मोर्चे पर भी जंग लड़ रहा है और इसे वो 8वां मोर्चा बता रहे हैं। हर्जोग ने साफ कहा कि आज इजराइल ऐसी नफरत और दुश्मनी झेल रहा है जैसी पहले कभी नहीं देखी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हर्जोग ने कहा, दुनिया में इजराइल के खिलाफ नफरत जहरीले तरीके से सिर उठा रही है और हमें इसे हर हाल में हर तरीके से रोकना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इजराइल को पुल जलाने या रिश्ते पूरी तरह तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इजराइल की सुरक्षा नीति आसपास के अरब मुल्कों और दुनिया के कई देशों से बने रिश्तों पर ही टिकी हुई है। इधर इजरायली अखबार न्यूज 12 में छपा एक बड़ा खुलासा भी सामने आया। अखबार के जाने माने लेखक एली बोडे ने लिखा है कि कतर में हमास के नेताओं को मारने के लिए किया गया इजरायली हमला अब एक बड़ा रणनीतिक गलती बन सकता है। उन्होंने लिखा, इस हमले से न सिर्फ कतर और अरब दुनिया का भरोसा इजराइल से उठ गया बल्कि अमेरिका से भी रिश्ते खराब हुए। दुश्मनों का हौसला बढ़ा और कैदियों को छुड़ाने की कोशिशों में भी कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर यह कदम इजराइल को कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रोमानिया ने कहा कि एक रूसी ड्रोन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यह दूसरा नाटो देश है जिसने इस तरह की घुसपैठ की जानकारी दी है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, रोमानियाई वायुसेना के लड़ाकू विमान शनिवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की निगरानी के लिए उड़ान भर रहे थे और उन्होंने यूक्रेन के दक्षिणी सीमा के पास उस ड्रोन को ट्रैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह घुसपैठ गलती नहीं हो सकती, यह रूस की तरफ से युद्ध के विस्तार का साफ संकेत है। रोमानिया के दावे पर रूस ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने इस तरह के किसी भी दावे से इनकार किया है। दोस्तों, इससे पहले बुधवार को पोलैंड ने कहा था कि उसने कम से कम 3 रूसी ड्रोन गिराए हैं जो उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।